माई सेल्फ डॉक्टर एम के पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, थर्मोडाइनमिक्स में हम नेक्स्ट आज टॉपिक पढ़ रहे हैं और चार टॉपिक पढ़ रहे हैं। भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल चेंज, ट्रूटोन्स लॉ और क्लॉसियस इनइक्वलिटी और कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम या तापीय साम्य की शर्त क्या होती है। तो ये चारों टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, पर इसको समझना बहुत आवश्यक है। ट्रूटोन का नियम और क्लॉसियस इनइक्वलिटी जो है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और दो लाइन का है, बस समझने की बात है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन। देखिए, जब किसी पदार्थ का भौतिक परिवर्तन हो रहा हो तो उसका ताप स्थिर होता है, यानी कि कोई भी अगर उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो रही है, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या फिर गैस से द्रव या द्रव से ठोस, कोई भी एक रूपांतरण हो रहा हो तो उस समय जो है यह ताप हमेशा स्थिर रहता है। अतः यह एक समतापीय रूपांतरण होता है और समतापीय परिवर्तन के लिए टी का मान जो है हमेशा स्थिर हो जाएगा। अतः इसे समाकलन चिन्ह से बाहर किया जा सकता है और उस स्थिति में समीकरण डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी जो है वो जो समीकरण 1 दिया गया है उस रूप में हो जाएगा और वो हो जाएगा डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। हमारे पास ये हो जाएगा अगर हम जो है समतापीय परिवर्तन हो रहा हो तो। अर्थात किसी समतापीय परिवर्तन के लिए उसके एंट्रोपी परिवर्तन का मान ऊष्मा की उस मात्रा से परिकलित किया जा सकता है जो तंत्र के उत्क्रमणीय अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक है। स्मरण रहे कि तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय उसका ताप स्थिर रहता है, यानी कि अगर ऊष्मा परिवर्तन जो है उसका मान जो है वह समतापीय परिवर्तन में जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है वो जो होता है वह ऊष्मा परिवर्तन जो कि रिवर्सिबल सिस्टम में हो रहा है उसके बराबर होता है। अब देखिए, उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। माना कि एक तंत्र में द्रव व वाष्प अवस्थाएं एक दूसरे के साम्य में हैं। यदि यह साम्य एक वायुमंडलीय दाब पर है तो तंत्र का ताप उसके लिए क्वथनांक टीबी के बराबर हो जाएगा। वैसे भी क्वथनांक की परिभाषा ये देते हैं कि किसी द्रव का वाष्प दाब अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, और सामान्यतः वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं, तो वह उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। वह ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। अब देखिए, हम चित्र ए व बी पे गौर करते हैं। ध्यान से देखिए चित्र व ए बी। पहले हम बात करते हैं ए। कल्पना करते हैं कि एक सिलेंडर है जिसमें कोई द्रव भरा हुआ है जो वाष्प के साथ साम्य में है। इस सिलेंडर पर एक पिस्टन लगी हुई है जिस पर इतना वजन एम रखा हुआ है कि तंत्र का दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। मतलब इस पिस्टन पर अपन इतना दाब रखते हैं कि अंदर का जो दाब है वह जो सिस्टम है वो एक वायुमंडलीय दाब फील करे। इस सिलेंडर का हम एक ऐसे ऊष्माकुंड में रखते हैं जिसका ताप द्रव के क्वथनांक टीबी के बराबर हो, चित्र ए में जो दिया गया है। अब यदि ऊष्माकुंड के ताप में अनंत सूक्ष्म वृद्धि की जाए तो ऊष्मा की कुछ मात्रा सिलेंडर में चली जाएगी। अब सिलेंडर में ऊष्मा की मात्रा जाते ही द्रव की कुछ मात्रा जो है वो बहुत अधिक वाष्प में बदल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि समान मात्रा में द्रव की तुलना में उसकी वाष्प का आयतन बहुत अधिक होता है। इस प्रक्रम में दाब को स्थिर बनाए रखने के लिए पिस्टन ऊपर की ओर जाएगी, अर्थात वजन ऊपर की ओर उठेगा, जो कि चित्र बी में दिखाया गया है कि एम जो है वो ऊपर की तरफ है, अर्थात कुछ धनात्मक कार्य संपन्न होगा, यानी कि सिस्टम द्वारा कोई कार्य किया जाएगा। और यदि ऊष्माकुंड के ताप में अनंत सूक्ष्म कमी कर दी जाए तो बनी हुई वाष्प जो है, उसके अंदर जो वाष्प बनी है वह संघनित हो जाएगी और सिलेंडर की पिस्टन अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। अर्थात प्रथम प्रक्रम में जितना धनात्मक कार्य संपन्न हुआ है, इस दूसरे प्रक्रम में उतना ही ऋणात्मक कार्य नष्ट हो जाएगा और तंत्र तथा परिपार्श्विक दोनों ही अपनी मूल अवस्था में लौट आएंगे। इस प्रकार एक छोटा सा उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम संपन्न हुआ और इस चक्रीय प्रक्रम को संपन्न होने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो है वो क्यू रिवर्सिबल है।
चूंकि यह प्रक्रम स्थिर दाब पर संपन्न हुआ है, अतः क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्यूपी कह सकते हैं, और वह हो जाएगा डेल्टा एच के बराबर। अतः क्वथनांक बिंदु टीबी पर किसी द्रव के वाष्पीकरण के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी बी, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल बराबर हमारे पास डेल्टा एच है। अब देखिए समीकरण 2 हमारे को प्राप्त हो गई, 1 से 2 प्राप्त हुई। इसी प्रकार हम 2 से 3 प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से किसी दो ठोस के गलनांक बिंदु पर उस ठोस के गलन की एंट्रोपी परिवर्तन को हम निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी एम लिख सकते हैं, जहाँ डेल्टा एच फ्यूजन है ठोस के गलनांक बिंदु टी एम पर गलन की ऊष्मा का मान है। अब देखिए समीकरण 2 या 3 से हम किसी तंत्र के लिए स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, या निम्न संबंध हम कह सकते हैं। दो स्टेट अगर इक्विलिब्रियम में हो, जैसे द्रव गैस में हो या ठोस द्रव में हो, इस प्रकार अगर दो स्टेट एक इक्विलिब्रियम में हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी ई, जो समीकरण 4 में आपको बताई गई है। ये समीकरण 4 जो है वो यहाँ पर बताई गई है, जहाँ डेल्टा एस जो है वो संक्रमण की एंट्रोपी है, टी है जो है साम्य ताप है, तथा डेल्टा एच जो है वह क्या है, इस संक्रमण यानी अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा है। इस प्रकार से अपन क्या है, भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन को बता सकते हैं। हमारे को एक फॉर्मूला मतलब ये 2 फॉर्मूले अपन यूँ याद रख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और 2 अगर साम्य में स्थिति हो तो क्यू रिवर्सिबल जो है वो डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी इक्विलिब्रियम हो जाएगा, या टी ई हो जाएगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। अब ट्रूटोन का नियम अपन बात करते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, एक लाइन का नियम है। ट्रूटोन्स लॉ क्या है? देखिए ट्रूटोन्स लॉ ये है कि कई द्रवों के लिए वाष्पीकरण की एंट्रोपी का मान लगभग समान होता है। वाष्पीकरण की एंट्रोपी डेल्टा एस वेपोराइजेशन है जो है वो कई द्रवों के लिए समान होता है, और जिसका मान जो होता है वो होता है लगभग 90 जूल केल्विन मोल इनवर्स होता है। अर्थात डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू होगा 90 जूल केल्विन मोल इनवर्स। समीकरण 5 है, और ये समीकरण 5 जो है वही ट्रूटोन का नियम कहलाता है। जो द्रव इस नियम का पालन करते हैं उसे निम्न समीकरण द्वारा बताया जा सकता है। देखिए डेल्टा एस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इंटू टी बी ये हो जाएगा। और डेल्टा एस की वैल्यू ट्रूटोन्स के नियम के अनुसार कितनी है, 90 जूल केल्विन इनवर्स है। कितनी है, 90 जूल केल्विन मोल इनवर्स है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू समीकरण 2 में आप देखिए उसके अनुसार डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस की वैल्यू हो गई 90 जूल केल्विन मोल इनवर्स इंटू टी बी, ये हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 के अनुसार ये यदि द्रव का क्वथनांक टी बी ज्ञात हो तो उक्त समीकरण की सहायता से उस द्रव के लिए वाष्पीकरण की ऊष्मा को ज्ञात किया जा सकता है। यानी ट्रूटोन्स नियम इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू टी बी है, और डेल्टा एस का मान 90 जूल केल्विन इनवर्स जूल केल्विन मोल इनवर्स है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वथनांक दिया हुआ है तो उसको 90 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन आ जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण के लिए आवश्यक एंट्रोपी का मान जो है आवश्यक ऊष्मा का मान जो है वह आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रूटोन नियम की कुछ सीमाएं भी हैं, बहुत 2 सीमाएं हैं, दोनों ही इस प्रकार की हैं। पहला तो यह है उन द्रवों पर लागू नहीं होता जिनका सैगुणन होता है, जैसे जल है वो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ आपस में सहगुणित हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है। एल्कोहल्स हैं, एमीन्स हैं, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और एसोसिएशन हो जाता है। और दूसरे जो है वो है, यह नियम उन द्रव्यों पर भी लागू नहीं होता जिनका क्वथनांक 150 केल्विन अथवा उससे कम हो। 150 केल्विन से अगर कम होता है तो उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता जिनका क्वथनांक, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्लॉसियस इनइक्वलिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और क्लॉसियस असमानता बहुत बार पूछा जाता है। देखिए क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन को हम निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यह एक समानता समीकरण है और तंत्र की उत्क्रमणीयता पर आधारित है, लेकिन समस्त स्वतः एवं प्राकृतिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं। मतलब जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं या नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं, जैसे पेड़ से पत्तों का गिरना है, उम्र का बढ़ना है, ये जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, यानी कि इनको वापस नहीं किया जा सकता। पेड़ से पत्ता गिर गया, वापस नहीं लगा सकते। किसी की उम्र बढ़ गई तो उसको उम्र को कम नहीं किया जा सकता। तो ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। तो अनुत्क्रमणीयता को क्लॉसियस की असमानता समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है और वो होती है डेल डी एस इज इक्वल टू डी एस इज ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन टी। यानी कि ये जो होती है वह रिवर्सिबल जो है उससे एंट्रोपी का मान जो है वह ज़्यादा होता है। तो एंट्रोपी परिवर्तन जो है वो डेल क्यू अपॉन टी से ग्रेटर होता है, या डी एस इज़ ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन टी के से ज़्यादा होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। ये सदैव साम्य में रहते हैं। तंत्र अपनी साम्य अवस्था में अनंत सूक्ष्म समय के लिए हट सकता है, लेकिन शीघ्र ही वह अपने पुनः मूल अपनी साम्य अवस्था में आ जाता है। साम्य अवस्था वाले समस्त प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं और ये प्रक्रम आदर्श प्रक्रम कहलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्वतः परिवर्तितता एवं साम्य की कसौटी के रूप में परिवर्तन। एंट्रोपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टिनिटी एंड इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है, अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो हमारे पास जो है वह समीकरण जो होगा वह यदि दो जो प्रोसेस है वो उत्क्रमणीय होते हैं या दोनों साम्य में हैं या दो तंत्र आपस में साम्य में हैं, तो डी एस है वह डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के बराबर होगा, या यूँ कहिए डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल टी के बराबर होगा। अगर अनुत्क्रमणीय है तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। स्पॉन्टेनियस हो रहा है इसका मतलब उसके लिए एंट्रोपी का मान क्या होगा, क्यू रिवर्सिबल डेल क्यू अपॉन टी से ग्रेटर होगा या ज़्यादा होगा। यानी कि स्वतः प्रक्रम के लिए एंट्रोपी का मान ज़्यादा होना आवश्यक है या एंट्रोपी का बढ़ना ज़्यादा है। किसी भी प्रक्रम को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डिसऑर्डरनेस का होना आवश्यक है, उसकी एंट्रोपी का मान बढ़ना आवश्यक है। यही अपन बात करते हैं। कोई परिवर्तन स्वतः परिवर्तिता है या साम्य में है, यह जानने के लिए हम ये देखते हैं कि तंत्र में एंट्रोपी परिवर्तन तथा ऊष्मा का परिवहन किस प्रकार से संपन्न हो रहा है। साम्य के लिए सबसे आवश्यक शर्त जो है उत्क्रमणीयता है। साम्य के लिए क्या है, उत्क्रमणीय होना जरूरी, उत्क्रमणीयता उसके लिए आवश्यक शर्त है। जबकि स्वतः परिवर्तिता की आवश्यक शर्त जो है वो अनुत्क्रमणीयता है, इरिवर्सिबिलिटी है। और अनुत्क्रमणीयता की शर्त को क्लॉसियस की असमानता के आधार पर निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। डी एस इज ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन टी, जो समीकरण 1 में बताया गया है। जबकि साम्य था अर्थात उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। पहले भी बता चुका हूँ, डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, जो समीकरण 2 में बताया। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वास्तविक परिवर्तन अथवा प्राकृतिक परिवर्तन अथवा स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे बताया आपको। जो स्पॉन्टेनियस होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस होते हैं और नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। और असमानता की परिस्थितियों में समीकरण 1 स्वतः परिवर्तन की आवश्यक शर्त है। अतः समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल क्यू
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, हमारे पास समीकरण 3 आ जाएगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार हम जानते हैं डी यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू होता है। अब डेल क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 4 में डेल क्यू का मान समीकरण 3 से रखने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, टी डी एस जो है डेल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, जो समीकरण 5 है। अब इनको भी दोनों को इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस डी यू माइनस डेल डब्ल्यू प्लस टी डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो समीकरण 6 में बताया गया है। अब देखिए समीकरण 6 में वर्णित पद डेल डब्ल्यू में ऊष्मागतिकी में वर्णित समस्त कार्य, दाब आयतन कार्य और अन्य कार्य सम्मिलित हैं। समीकरण 6 किसी परिवर्तन के दौरान तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन डी यू, आयतन परिवर्तन डी वी, एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस तथा कार्य की मात्रा डेल डब्ल्यू के मान के आधार पर तंत्र की साम्य अवस्था अतः स्वतः परिवर्तन की शर्त को दर्शाता है। उपयुक्त समीकरण यदि समानता चिन्ह बराबर के अनुरूप हो तो प्रक्रम साम्य अवस्था में है, और यदि असमानता यानी ग्रेटर देन के अनुरूप हो तो तंत्र स्वतः परिवर्तित होगा। इस प्रकार से अपन ये बता सकते हैं, यही क्लॉसियस इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं तापीय साम्य की शर्त। तापीय साम्य की क्या शर्त है, कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम यही है कि क्या है कि अगर एंट्रोपी का मान जो है, एंट्रोपी परिवर्तन का मान अगर 0 है तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा और प्रक्रम जो है वो साम्य में होगा, यानी कि उस समय ताप न तो बढ़ता है न घटता है, या तंत्र के प्रत्येक भाग का ताप जो है वो बराबर होता है। जबकि जो अगर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है तो एक तंत्र के एक भाग का ताप अधिक होता है, एक का कम होता है, तो अधिक वाले से अधिक ताप वाले भाग से कम ताप की ओर जो है, या कम ताप वाले भाग की ओर ऊष्मा का प्रवाह आवश्यक रूप से होगा, या स्वतः स्पॉन्टेनियस होता है। यही तापीय साम्य की शर्त है। इसको अपन यहाँ पे प्रूव करते हैं। तंत्र की उस अवस्था को तापीय साम्य की अवस्था कहते हैं जब उस तंत्र के प्रत्येक भाग का ताप समान हो। एक विलगित तंत्र से ऊष्मा तथा पदार्थ दोनों में से किसी का भी परिपार्श्विक से आदान प्रदान नहीं होता है। एक विलगित तंत्र के लिए डी यू जो है वो जीरो के बराबर होगा, डेल डब्ल्यू 0 के बराबर होगा, डेल क्यू जो है वो 0 के बराबर होगा। अतः एक विलगित तंत्र के लिए एंट्रोपी परिवर्तन के लिए निम्न समीकरण होगा, डेल एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यह सर्वविदित है कि एक विलगित तंत्र के एंट्रोपी का मान केवल बढ़ सकता है और साम्य अवस्था में उच्चतम होता है, अर्थात इसका उच्चतम मान 0 होना चाहिए, क्योंकि साम्य अवस्था में डेल एस इज इक्वल टू 0 होता है। हम यह भी जानते हैं कि साम्य अवस्था में तंत्र का ताप सब तरफ समान होना चाहिए। माना कि एक विलगित तंत्र को 2 भागों में अल्फा व बीटा में विभक्त कर देते हैं। अब यदि क्षेत्र अल्फा से ऊष्मा की कुछ मात्रा बीटा में चली जाए तो हमारे पास डी एस अल्फा इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी अल्फा होगा, क्योंकि यहाँ से कम हो रहा है, तथा डेल डी एस बीटा इज इक्वल टू प्लस डेल क्यू रिवर्सिबल टी बीटा होगा, क्योंकि जो है बीटा वाला पार्ट जो है ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है। अतः कुल एंट्रोपी परिवर्तन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू डी एस अल्फा प्लस डी एस बीटा इज इक्वल टू, हम वैल्यू रख देंगे, माइनस डेल क्यू रिवर्सिबल टी अल्फा प्लस डेल क्यू रिवर्सिबल टी बीटा। तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी बीटा माइनस डेल क्यू रिवर्सिबल टी अल्फा। अब डेल क्यू रिवर्सिबल अपन कॉमन ले लेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टी बीटा माइनस 1 टी अल्फा। हमारे पास समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगी। यदि ऊष्मा का प्रवाह स्वतः परिवर्तित हो रहा है तो समीकरण 1 के अनुसार डेल एस या डी एस इज ग्रेटर देन 0 हो तो डेल क्यू रिवर्सिबल इंटू 1 अपॉन टी बीटा माइनस 1 अपॉन टी अल्फा इज ग्रेटर देन 0 होगा। यदि क्यू रिवर्सिबल एक धनात्मक मात्रा है, अतः टी बीटा माइनस टी अल्फा इज ग्रेटर देन 0, अथवा टी अल्फा इज ग्रेटर देन टी बीटा
अतः ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः होगा। इसके विपरीत साम्य अवस्था में डेल्टा एस जीरो होगा। उस स्थिति में 1/T बीटा माइनस 1/T अल्फा इजिकल टू जीरो होगा अथवा T अल्फा इजिकल टू T बीटा होगा। अर्थात किसी तंत्र के लिए तापीय साम्यावस्था की आवश्यक शर्त यह है कि प्रत्येक भाग का ताप समान हो। यही तापीय साम्य की कंडीशन होती है। थैंक यू।